नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में लोकसभा चुनाव के नतीजों के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाई दिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट का फायदा बिहार और आंध्र प्रदेश को जमकर मिला। बजट में इन दोनों राज्यों के लिए दिल खोलकर पैसा दिया गया। हालांकि बिहार या आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बजट के जरिए दोनों राज्यों को करीब 75,000 करोड़ रुपए की योजनाएं दी गई। इसके अलावा जिन मुद्दों पर विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहा था, उन इश्यूज को भी बड़ी चतुराई से एड्रेस किया गया। जैसे रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को मजबूती दी गई है। 5 साल में 4 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने और पहली सैलरी सरकार की तरफ से दी जाने का ऐलान किया गया। पीएफ में पहला शेयर सरकारी खजाने से दिया जाएगा। सरकार 1 करोड़ नौजवानों को 500 बड़ी कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप कराएगी। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। गरीबों के लिए सरकार 3 करोड़ नए घर बनाएगी। 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इस बजट में गरीब, किसान, मिडिल क्लास, एमएसएमई और इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी देश की अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख अंगों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए। हालांकि आज बजट पेश करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कई रिकॉर्ड बनाए। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बजट करने वाली देश की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई। इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई ने 1959 से लेकर 1964 तक लगातार 6 बजट पेश किए थे। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, लेकिन विपक्ष ने निर्मला सीतारमण के इस बजट को कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया। किसी ने इसे बिहार का बजट बताया। इस बजट पर सियासत कैसे हुई? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जैसे नेता बजट से खफा क्यों हुए? मोदी के बजट को कांग्रेस का कॉपी पेस्ट बजट क्यों कहा गया? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सुना देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट को लेकर क्या कहा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। मोदी ने बजट को समावेशी और सर्वस्पर्शी बताया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह बजट सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने वाला है। बाकी किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बजट पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बज़ बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर है, क्योंकि इन दोनों राज्यों के लिए बजट में खास ऐलान किए गए हैं। बिहार के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ के पैकेट का अनाउंसमेंट किया गया। चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए जेडीयू और टीडीपी दोनों का सपोर्ट जरूरी है, इसलिए विपक्ष ने इसी मुद्दे को उठाया। हालांकि सरकार ने कल ही साफ कर दिया था कि मौजूदा नियमों के तहत बिहार को स्पेशल स्टेट का स्टेटस नहीं मिल सकता, लेकिन आज निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं करके स्पेशल स्टेटस की कमी को पूरा कर दिया। बिहार में रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। इस रकम से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर, वैशाली और दरभंगा स्पर्श जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। बिहार को बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा भागलपुर में पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रोविजन
आज के बजट में है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का नया पुल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गया में विष्णुपद कॉरिडोर बनाया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजेस और एयरपोर्ट बनाने और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए भी फंड एलोकेट किए गए हैं। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को महत्व दिए जाने से विपक्ष के नेता खासे परेशान दिखाई दिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ने कुर्सी के लिए अपने 2 दोस्तों को खुश किया, लेकिन बाकी सभी राज्यों को नेगलेक्ट किया। यहां तक कि बीजेपी के अपने स्टेट्स को भी बजट में पैसा नहीं मिला। अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। मन मर्जी वो बनाए हैं। तमिलनाडु को निगलेक्ट किया, केरला को निगलेक्ट किया, कर्नाटक को निगलेक्ट किया और मध्य प्रदेश तो उन्हीं का गवर्नमेंट है। तो लेकिन जहां उनको जरूरत है उस जगह वो इस बार उतना ही कर लिए। बजट पर कांग्रेस की क्या लाइन है, यह मैंने आपको दिखाया। संजय राउत ने कहा कि पिछले बजट में सिर्फ गुजरात के लिए तोहफे दिए जाते थे, अब इसमें 2 और राज्यों को जोड़ दिया गया है। यह देश का नहीं 3 राज्यों का बजट है। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जवाब देने में देर नहीं की। वित्त मंत्री ने कहा, जो लोग बजट को कुर्सी बचाने वाला बता रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका 37 पार्टियों का अलायंस भी 230 सीटें ही जीत पाया, जबकि बीजेपी को अकेले अपने दम पर 240 सीटें मिली हैं। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता कुर्सी बचाने की बात न करें तो बेहतर होगा। कुर्सी बचाने के बात करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। उनके अलायंस 230 कुल मिलाकर कितने पार्टियां थे? 25, 26 पता नहीं, मैं गिनी नहीं, बट इंडिया 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया, और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश के लिए इतना घोषणा भी कर रहे हैं जिससे भारत देश का हर राज्य सामने आए, डेवलप हुए, और 1.50 लाख करोड़ इस बार बजट में स्टेट्स के लिए हम दे रहे हैं बिना इंटरेस्ट 50 साल के लिए फ्री। फिनांस कमीशन तो हमारे उनके सजेशन में इसका जिक्र तक नहीं किए, हम ही कर रहे हैं स्टेट्स के साथ काम करने के लिए। हर स्टेट का उनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो प्रोसेस के चलते हुए आता है, उन सबको हम मानते हैं और जरूर उनको जो फाइनेंस करना है वो हम करेंगे, मगर जिक्र इसलिए नहीं किया बजट में कुर्सी बचाने। जब उनका टोटल को एक और बार चुनावी सीट जो जीते हैं वो 101 और बार उसको गिनकर देख लें, 37 पार्टीज कुल मिलाकर के कुर्सी बचाने वाले बात बोलने का अर्हत अधिकार उनके पास नहीं होता है। एक तो निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया और दूसरा विपक्षी दलों की बयानबाजी से एनडीए के सहयोगी दलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बजट से सबसे ज्यादा खुश चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही नजर आए। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की जनता का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए 20 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने बता दिया कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता, तो उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल इकोनॉमिक मदद की मांग की थी, जिसे सरकार ने माना और बजट में अपना वादा पूरा किया। इससे बिहार को निश्चित तौर पर फायदा होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तब बिहार को कुछ नहीं मिला। अब मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए पैसा दिया है, तो विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम अब नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे, और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार की बातों पर आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने रिएक्ट किया। मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार डेटा पर बात करें, वो बताएं यूपीए सरकार ने उन्हें कितना पैसा दिया। मनोज झा ने कहा कि बिहार को न स्पेशल स्टेटस मिला न स्पेशल पैकेज। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, नाले के लिए फंड के एलोकेशन को स्पेशल पैकेज नहीं माना जा सकता। बिहार के स्पेशल स्टेटस की लड़ाई जारी रहेगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती है ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथ ही मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम सिटपिटा गए। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने समझाया। उन्होंने कहा कि बजट चाहे कितना भी अच्छा हो, विपक्ष के नेताओं को कभी पसंद नहीं आएगा। बजट में सभी राज्यों का ख्याल रखा गया है। ये पूरे देश को आगे ले जाने वाला बजट है। विपक्ष क्या समर्थन करेंगे? जो आज तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल करते हैं, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? उनके जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, अपने सब बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? मैं उनसे एक ही बात करूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करें। अब चुनाव हो गया, हम जीत गए, वो हार गए, अब थोड़ा निश्चिंत रहें। और वैसे आंध्र प्रदेश और बिहार की मांग थी, उसकी चिंता की गई है, तो हम सभी प्रसन्न हैं। तो सिर्फ हम लोग बिहार के सांसद के कारण नहीं, देश की भी चिंता की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस की सरकार के वक्त नियमों में जो बदलाव किए गए थे, उसकी वजह से किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसीलिए बजट में स्पेशल पैकेज के जरिए बिहार की मदद की गई। इससे बिहार को बहुत फायदा होगा।
हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज के बजट में बिहार की पुरानी पेंडिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास तो किया गया है और बिहार की राजनीति को साधने का काम भी हुआ है। जेडीयू की पहली बड़ी मांग थी स्पेशल स्टेटस, जिसे लेकर आज भी बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने से जो कुछ प्राप्त हो सकता था, उससे कहीं ज्यादा आज के बजट में दे दिया गया। बिहार को सबसे ज्यादा मिला। अगर उदाहरण देखकर समझें, बिहार में सड़कों की बुरी हालत है, हाईवेज की कनेक्टिविटी से इसका रास्ता निकलेगा। बिहार में एयरपोर्ट्स का हाल बुरा है, नए एडवांस्ड एयरपोर्ट्स की सौगात आज मिल गई। बिहार में पावर कम है तो पावर प्लांट दे दिया गया। बिहार में उद्योग नहीं पनप पाए, इसका सॉल्यूशन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए निकाला गया। बिहार में एजुकेशन का हाल खस्ता है, नए कॉलेजेस का प्रावधान किया गया। डॉक्टर्स की कमी है तो नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। बिहार में सीमांचल का इलाका ऐसा है जहां गर्मी में सूखे के हालात होते हैं और मानसून में बाढ़ की विभीषिका। आज के बजट में सीमांचल के इलाके को इन दोनों मुसीबतों से बचाने के उपाय किए गए। बजट में जो भी प्रोविजन किए गए हैं, उनसे बिहार की जनता का लाभ होगा और राजनीति के लिहाज से जेडीयू और बीजेपी दोनों फायदे में रहेंगे। बजट में बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी खास ख्याल रखा गया है। इसकी काफी चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। इसके अलावा बजट में विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए भी स्पेशल पैकेज का प्रावधान है। बजट से खुश होकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की जरूरतों को समझा, इंडस्ट्रियल और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड दिया। इससे आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शुक्रिया। आंध्र सरकार में मिनिस्टर नार्देदला मनोहर ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से भारत को विकसित बनाने की दिशा में आंध्र प्रदेश भी अपना योगदान दे पाएगा। मनोहर ने कहा कि बजट में आंध्र प्रदेश के लिए जो पैसा दिया गया है, उससे आंध्र प्रदेश की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। All that we had asked was extending a helping hand towards the development of Andhra Pradesh, making sure that Andhra Pradesh is self-sufficient and has the right infrastructure and investment to take us further into the next century. So Viksit Bharat was part of it, and today, from what the Honorable Finance Minister has presented in the Parliament today, whether it is Amravati or Polavaram or exceptional investment opportunities through the growth corridors that is being proposed, skill building especially in Andhra Pradesh, I think it will make a lot of difference to all of us. We are very sincere, we are committed. It is not about our political interests. It is about the interests of the people of Andhra Pradesh. लेकिन जाहिर है आंध्र प्रदेश में बजट में स्पेशल पैकेज मिला, कांग्रेस के नेता तो खुश नहीं हो सकते। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन इन स्कीम्स के लिए पैसा कितना आएगा, कब आएगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बजट नहीं बल्कि इलेक्शन मैनिफेस्टो है।
The budget is very, very disappointing because the BJP party has not specifically said that it is going to give us the special category status that AP so demands and is so worthy of getting it, because while Andhra Pradesh was being separated itself, it was the promise by the parliament, by the then Prime Minister. Mr. Modi came to Tirupati, he promised that he'll give 10 years of special status if elected to power, and he has not mentioned any of that. Also, the budget is very, very vague. It is not clear on the numbers. This sounds more like a manifesto, election manifesto, rather than a budget, because a budget has to involve numbers and figures, which this budget has not provided to the people of Andhra Pradesh. Vaguely, it has said that it is going to give for Polavaram. We do not know when it will give for Polavaram, how much it will give for Polavaram. We do not know how much of the economic grant that it wishes to give to Prakasam or Rayalaseema or North Andhra. There is ambiguity in a lot of things. So, BJP budget has grossly disappointed the people of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश को बजट में तरजीह मिली तो खफा होकर तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों ने एक अलग कैंप बना लिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए तेलंगाना के साथ अन्याय किया गया। वो तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन दिया कुछ नहीं। रेवंत रेड्डी की सरकार में मिनिस्टर डॉक्टर श्रीधर बाबू ने मोदी से अपील की कि वो बजट को रिव्यू करें और तेलंगाना के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसे ठीक करें। This is absolutely unfair. Definitely, if central government thinks in this way, in the times to come, it will be a great injustice to the people of Telangana. During the bifurcation of the state, the policy enunciated then, whatever has been promised by then, if those promises which were there in the policy, if they look in one way and try to help and coordinate and cooperate with the one state, the erstwhile composite state of Andhra Pradesh, then it will be a greatest drawback for the people from our state of Telangana. So we sincerely urge the central government and also Prime Minister Modi ji to have a relook about the budget which they have presented today, and we demand it has to be corrected. तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए रेवंत रेड्डी को अपना विरोध दर्ज कराने का पूरा हक है। लेकिन जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, तो कांग्रेस की सरकार के वक्त जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना बना था, उस समय आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने का वादा किया गया था। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मदद का भरोसा दिया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने उसी वादे को पूरा किया है और यह अच्छी बात है। और यह सही है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन हुए। उसकी वजह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मोदी सरकार को सपोर्ट है। अगर मोदी ने अपनी सरकार को सपोर्ट करने वालों को खुश किया तो इसमें बुरा क्या है? क्या कभी कोई अपनी सरकार को समर्थन देने वालों को नाराज करने की कोशिश करेगा? जहां तक विरोधी दलों का सवाल है, उनसे तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस बजट को सपोर्ट करें। विरोधी दलों के नेताओं ने तय किया कि वो कल पार्लियामेंट में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्यों के साथ जो अन्याय किया गया है, उसे लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे। बजट से नाराज कांग्रेस ने ऐलान किया कि उसके मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन भी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बजट में पंजाब और दिल्ली की अनदेखी का इल्जाम लगाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया। पता नहीं क्यों बीजेपी को महाराष्ट्र से इतनी नफरत है। जेएमएम के नेताओं ने झारखंड के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कर्नाटक की अनदेखी की बात की। ममता बनर्जी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी के इस बजट में कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ कुर्सी बचाओ मिशन है। ममता ने कहा कि मोदी के बजट में बंगाल को कुछ नहीं दिया गया क्योंकि बीजेपी बंगाल से जलती है। Budget is totally directionless.
anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark, dark and dark. भगवान को लेके वो जलते। हालांकि ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों के अलायंस के सभी नेताओं को निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बजट स्पीच में सभी राज्यों का नाम लेना संभव नहीं होता। नाम न लेने का मतलब यह नहीं है कि बजट में उस राज्य के लिए कुछ नहीं है। विरोधी दलों के नेताओं को बजट के प्रोविजंस डिटेल में देखने और समझने चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है तो इस बजट में बंगाल के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो पूरे देश में लागू हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को उनका फायदा नहीं होने दिया, क्योंकि ममता जनता के फायदे को भी वोट की नजर से देखती हैं। See, it's very important for us to understand that if the name of a state is not mentioned in the budget, it doesn't mean that they don't get anything at all. No state will get missed out. So first let us dispel this thing about, oh, you've not mentioned my state's name, so I'm not getting anything. Purvodaya includes West Bengal. So I have named West Bengal under Purvodaya. And I've also said, for the development of these states in the Purvodaya, so that they can become engines of Vikasit Bharat. I said that in the voter on-account budget. Now also I have said that they will play a critical role in Vikasit Bharat. So I don't think we have left out any state. Second, it's very difficult to say this, but I would want to say it. In schemes which are meant for all the states, and since you asked me about Bengal, with due respects I want to say, they didn't want to be part of some of our schemes. Can I then say Bengal is excluded? No, I don't say that. The schemes are available for Bengal also. They didn't want it. So it's very easy for some states to point out saying, you have not mentioned anything about my state. There are schemes which are running for their state which they didn't want. असल में केंद्र सरकार के बजट को राज्यों के हिसाब से बांटकर देखना ठीक नहीं होता, क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ तो सब राज्यों को मिलता है। लेकिन ममता बनर्जी हो, रेवंत रेड्डी हो, भगवंत मान हो, सिद्धारमैया हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, एमके स्टालिन हो या हेमंत सोरेन, इन सबकी पॉलिटिकल मजबूरी है। उन्हें यह कहना ही पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके राज्य के लिए कुछ नहीं दिया। ये विरोधी दलों के नेता हैं। जहां जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो मोदी सरकार के खिलाफ न बोलें। उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी के नेता भी यही करते थे, तो इसलिए यह नॉर्मल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे भी केंद्र में जो भी सरकार होती है वो बजट के जरिए अपने राजनीतिक हितों का भी ध्यान रखती है। यह भी कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी बिहार और आंध्र प्रदेश का ख्याल रखकर अपने राजनीतिक समीकरणों को साधेंगे, इसमें कुछ और नहीं है। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सहयोगी कोशिश करने के लिए बजट पेश नहीं किया, बल्कि लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों का नुकसान बीजेपी को हुआ उनको सुधारने का प्रयास भी इस बजट में किया गया। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू था। आज बजट में इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से एड्रेस किया गया। नई पीढ़ी की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके स्किल डेवलपमेंट और रोजगार तक के लिए निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौजवानों को रोजगार देने, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करने और न्यू इकोनॉमी के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट में मदद करने पर फोकस होगा। पीएम पैकेज के तहत 5 स्कीम्स ऐसी हैं जिनसे 4 करोड़ से ज्यादा यूथ को फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा। इन सभी योजनाओं पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। इस साल
पहली नौकरी पाने वाले जितने युवाओं को सरकार 3 किश्तों में 15,000 रुपए की मदद देगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि पहली नौकरी 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी की न हो और नौकरी पाने वाले नौजवानों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा रोजगार की ट्रेनिंग के लिए देश की 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान सरकार की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे और वन टाइम पेमेंट के तौर पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का खर्च कंपनियां सीएसआर फंड के जरिए उठा सकती हैं। आज वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश के 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को पढ़ाने में भी सरकार मदद करेगी। जिन स्टूडेंट्स को किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। इस लोन का 3% पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हर साल 1 लाख नौजवानों को इसका फायदा मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए लोन की सुविधा भी दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार का फोकस रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर है और इसी दिशा में नौजवानों को प्रेरित करने के इंतजाम आज के बजट में किए गए हैं। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। कांग्रेस को सरकार का यह ऐलान भी पसंद नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के बजट को कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी पेस्ट बता दिया। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार के पास न अपनी कोई सोच है न विजन है। सरकार ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बातें चुराकर बजट में पेश कर दी। सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था, वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। अखिलेश यादव ने भी रोजगार को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर नौजवानों को आधी अधूरी नौकरी देने जा रही है। ये ठीक वैसी ही स्कीम है जैसे अग्निवीर। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आधी अधूरी नौकरी देने के पीछे सरकार का मकसद आरक्षण का फायदा नहीं होने देने का है। ये बजट नाउम्मीदी का है और जिस तरीके से कहा गया कि इससे बहुत सारे लोगों का भविष्य बनेगा, उम्मीद का बजट होगा, 11वां बजट होगा, तीसरे टर्म का पहला बजट होगा, ये नाउम्मीदी का पुलंदा है। और जिस तरीके से इस सरकार ने पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किसान की हालात पैदा किए, क्या उन सब चीज़ों को एक बजट ठीक कर देगा? और जो नौकरियां देने का सपना दिखाया था वो आधी अधूरी नौकरियां हैं। 1 साल की नौकरी, 2 साल की नौकरी, अग्निवीर कोई नौकरी है? और ये आधी अधूरी नौकरियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण न देना पड़े। ये 10 साल इन्होंने ऐसे गुजारे जिसमें नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुआ,
पढ़ाई महंगी हुई और खेती बाड़ी बर्बाद हुई इनकी सरकार में। हो गया। और जो बड़े बड़े सपने निवेश के लेकर के इन्होंने दिखाए थे, उत्तर प्रदेश निवेश में बहुत पीछे छूट गया। ये भविष्य में उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो भविष्य में सरकार बनाना चाहें, उन्हें इससे बड़ा पैकेज उन स्टेट्स को देना पड़ेगा। रोजगार देने का प्लान क्या है, इसको समझ लेते हैं। एमएसएमई सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर पर काफी जोर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे कारोबारियों की मदद करने वाले स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI का भी एक्सपेंशन किया जाएगा। अगले 3 साल तक SIDBI की नई ब्रांचेस खोली जाएंगी। 24 नई ब्रांचेस इसी साल खुलेंगी। इसके अलावा फूड सेक्टर में काम करने वाली MSME की मदद के लिए फूड सेफ्टी लैब्स खोली जाएंगी। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर नई स्कीम बनाई जाएगी। MSME कंपनियों को स्किल्ड वर्कफोर्स, कुशल कारीगर मुहैया कराने के लिए 5 करोड़ नौजवानों को देश की 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उनकी सरकार MSME सेक्टर को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाना चाहती है। बजट में किए गए प्रोविजंस इसी दिशा में उठाए गए कदम है। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से MSME सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में MSMEs के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार MSME सेक्टर के लिए स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार करने के लिए जो इंटर्नशिप स्कीम लाई है वो छलावा है। आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने कहा, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग, इसकी जरूरत नौजवानों को नहीं बल्कि मोदी सरकार को है, जिससे उन्हें यह पता चले कि सरकार चलाई कैसी जाती है। इंटर्नशिप तो पहले इस सरकार की कराइए, वो लोग कुछ सीखें कि देश को कैसे चलाना है। आपने नौकरी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, फसल का दाम, उनको ताकतवर करने के लिए कुछ बनाया नहीं। और आप इंटर्नशिप की बात, आप कहां 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करते थे, अब आ गए इंटर्नशिप की बात पे। तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा करने लायक नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बजट निराशा का बजट है और सरकार बचाओ बजट है। अब टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। सरकार ने इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा बदलाव किया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने नए टैक्स रिजीम को चुना है। जो लोग पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, उनके लिए इस बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया। न तो पुराने टैक्स रिजीम वाले को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का फायदा मिलेगा और न ही इनकम टैक्स की
मिनिमम लिमिट बढ़ाई गई है। जो नए टैक्स रिजीम को चुन चुके हैं उनको बड़ी राहत मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा मिनिमम टैक्सेबल इनकम की लिमिट को भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। बजट में पेंशनर्स पर भी टैक्स का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है। पहले पेंशनर्स को टैक्स में 15,000 तक की छूट मिलती थी, इसे बढ़ाकर अब 25,000 तक कर दिया गया है। इसके अलावा न्यू पेंशन सिस्टम के तहत एनपीएस वात्सल्य योजना भी शुरू की जा रही है, जिसके तहत एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने वाले एम्प्लॉय नाबालिग बच्चों के नाम से भी कुछ पैसे जमा कर सकेंगे। आज के बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एलोकेशन किया गया है। सरकार का जोर पैदावार बढ़ाने, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने और दलहन तिलहन के मामले को आत्मनिर्भर करना बनाने पर है। इसके अलावा सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने के लिए देश में जगह जगह सब्जियां उगाने के क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। मोदी सरकार लगातार नेचुरल फार्मिंग पर जोर देती आ रही है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जा सके। सरकार अब 109 फसलों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को दलहन और तिलहन यानी पल्सेस और ऑयल सीड्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होगा। मोदी ने कहा कि सब्जियों का क्लस्टर डेवलप करने से लोगों को कम दाम पर ताजी सब्जियां मिल पाएंगी। इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल सब्जियों अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्सप्लेन किया कि यह बजट किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनसे किसानों को नकद पैसा मिले, तुरंत पैसा मिले। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार यह इंश्योर करेगी कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की गई है और उत्पादन की लागत घटाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बची रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक पैमाने पर ध्यान देने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है। हालांकि किसानों के एक सेक्शन के नेता राकेश टिकैत शिवराज सिंह की बातों से सहमत नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा किसानों के लिए जो स्कीम्स लाई गई हैं उससे किसानों को नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स को फायदा होगा। टिकैत ने कहा अगर किसानों की हालत सुधारनी है तो उन्हें डायरेक्ट फायदा देने की जरूरत है, न कि इनडायरेक्ट। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक।
ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी। आप उसको पानी फ्री दे दो, आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयाँ दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने जो बात कही वो किसानों की कम, राजनीति के ज्यादा है। उन्होंने पुराने रटे रटाए डायलॉग बोल दिए। सरकार किसानों के लिए कुछ भी कर ले, टिकैत जैसे नेता इसमें कॉरपोरेट्स का, उद्योगपतियों का फायदा ही देखेंगे। आज के बजट में किसानों के लिए क्या किया गया है, अगर इसे निष्पक्ष होकर देखें तो लगेगा कि सरकार का इरादा किसानों की इनकम बढ़ाने का है। रिसर्च के जरिए, बेहतर बीज की मदद से, सप्लाई चेन्स के जरिए, बेहतर स्टोरेज से, नेचुरल फार्मिंग से किसानों को फसल का बेहतर दाम मिले, ये मंशा है। एमएसपी और बढ़ाकर दी जाए, ये योजना है। किसानों को साइंस का, नई टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, उनकी सोच, उनकी इनकम नए जमाने के हिसाब से चले, इसी में सबका भला है। जहां तक बजट को लेकर राजनीति का सवाल है, कांग्रेस एक तरफ कह रही कि निर्मला सीतारमण ने उनके मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर बजट में उनके मैनिफेस्टो की बातों को इंक्लूड कर लिया गया तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि बजट में कुछ नहीं है, ये बजट बेकार का है। एक बात ये कही गई कि ये बजट कुर्सी बचाने का बजट है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा था, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो भी तो कुर्सी पाने के लिए थे। अगर बीजेपी ने जनता की भलाई के साथ साथ अपने राजनीतिक हितों का ख्याल रखा तो उसमें गलत क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नीट की परीक्षा फिर से नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें नीट का एग्जाम दोबारा कराने की मांग की गई थी। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यह लोकल लेवल पर था। बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। चीफ जस्टिस ने कहा, फिलहाल ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, इसलिए री एग्जाम का आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा, इस मामले में अभी सीबीआई की जांच चल रही है और अगर भविष्य में पेपर लीक के और सबूत मिलते हैं, अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, हमें इस बात का एहसास है, अगर फिर से एग्जाम कराया गया तो 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को नुकसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अब अगले 2 दिन में एनटीए नीट का डिटेल रिजल्ट जारी कर देगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार पहले से कह रही थी कि परीक्षा में लार्ज स्केल पर गड़बड़ी नहीं हुई, ये लोकलाइज थी। आज कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी, लेकिन जिन लोगों ने धांधली की, जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जयते, फाइनली ट्रूथ प्रिवेल्स, सच का विजय हुआ है। पिछले कई दिनों से, लगभग 2-2.5 महीने से सरकार की पक्ष जो रखा जा रहा था कि इसमें कोई लार्ज स्केल ब्रीच नहीं हुई है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई, उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। नीट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समझदारी वाला फैसला दिया। यह सही है, इस बात का कोई एविडेंस नहीं था कि पेपर लीक का असर सारे के सारे एग्जाम पर हुआ। पेपर लीक लोकलाइज था, जहां गड़बड़ हुई वहां एक्शन होना चाहिए।
वहां के लोगों के पेपर भी कैंसिल होने चाहिए। क्योंकि पेपर लीक लार्ज स्केल पर नहीं था, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स को फिर से इम्तिहान देने के लिए कहा जाता तो यह उनके साथ अन्याय होता। जिन लोगों ने मेरिट पर मार्क्स हासिल किए उनका तो कोई कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, उनके हितों का ख्याल रखा। अब सीबीआई को उस बात की गहराई से जांच करनी चाहिए कि पेपर लीक से किस किस को फायदा हुआ, ताकि उन्हें सजा दिलवाई जा सके। और शिक्षा मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वो एनटीए को रिवैम्प करें, इस तरह से रिवैम्प करें कि भविष्य में पेपर लीक पर रोक लगाई जा सके। अमेरिका में प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर किम्बरली चीटल ने आज इस्तीफा दे दिया। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद से किम्बरली चीटल के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। चीटल कल अमेरिकी संसद की कमेटी के सामने पेश हुई थी। कमेटी के सामने उन्हें माना कि ट्रंप की सुरक्षा में भारी चूक हुई। उस दिन सीक्रेट सर्विस को 2 से 5 बार आगाह किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि ट्रंप पर हमला होने वाला है। इसके बावजूद मौके पर मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि कल चीटल ने साफ साफ कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन आज अचानक किम्बरली चीटल ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। असल में ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस को लेकर जो सवाल उठाए गए, चीटल के पास उनका कोई जवाब नहीं था। ट्रंप सिर्फ अपनी किस्मत से बचे, मौत उनसे सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर थी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि यह ऑपरेशन फेलियर था। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस के इतिहास में इतना बड़ा फेलियर पहले कभी नहीं हुआ और इसकी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस चीफ की थी, इसलिए उनका इस्तीफा तो होना ही था। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।